हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिलर फॉर्म यूट्यूब चैनल। फिलर फॉर्म यूट्यूब चैनल पे आप सभी नेट एस्पिरेंट्स का स्वागत है। जो भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट जेआरएफ 2022 पेपर 2 कॉमर्स के लिए, तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए डेली मैं लेके आती हूँ 3 बजे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कॉमर्स की क्लास, राइट। जिसमें अभी तक जो अभी तक की क्लासेस हुई हैं उसमें हमने कर लिया है यूनिट फर्स्ट को, यूनिट थर्ड को, और अभी हमारी चल रही है यूनिट नंबर 4 जो कि है बिजनेस फाइनेंस व्यावसायिक वित्त। ठीक है, इसमें हमने कुल मिला के 4 चैप्टर्स अभी तक डिस्कस कर लिए हैं और आज हम बात करेंगे, हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होने वाला है वो रहेगा डिविडेंड पॉलिसी डिसीजन, लाभांश नीति निर्णय, जो कि होगा हमारी जो क्लास नंबर 57 है उसके अंदर। ओके, और साथ ही साथ मैं बता दूं, जो भी क्लासेस होती हैं उनकी लिंक्स प्रोवाइड करा दी जाती है। जो कॉमर्स का टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, टेलीग्राम चैनल फिलर फॉर्म का, उस पे, और व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं फिलर फॉर्म के, उन पे। तो आपके पास डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल हो जाता है जब आप क्लास देखते हो तब, तो डिस्क्रिप्शन में जाके उन लिंक के माध्यम से आप इनको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, ताकि आपको टाइम टू टाइम जितनी भी क्लासेस हों उनकी लिंक वहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाए और आप कोई भी क्लास को स्किप ना करो। ओके, और मैं बता देती हूँ कि यहाँ पे पेपर फर्स्ट की भी 3 क्लासेस होती है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। एक आपका थ्योरी लेक्चर होता है, एक में एमसीक्यूज़ करवाए जाते हैं, और एक में जो डीआई रीजनिंग है, इनकी प्रैक्टिस, जो मैथ्स के क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस करवाई जाती हैं। तो वो क्लासेस भी आप ज़रूर ले लिया कीजिए। बाकी पेपर 2 की इन सब्जेक्ट्स की भी क्लासेस होती है, तो अगर कोई और सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं आपके रिलेटिव्स में या फ्रेंड्स में, तो आप उनको भी सजेस्ट कर सकते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पे आपको पूरा का पूरा कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाता है। ओके, चलिए, अभी आपके लिए एक न्यू इन्फॉर्मेशन अपडेट भी मैं लेके आई हूँ, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है सारे स्टूडेंट्स के लिए जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं मेरे साथ मिलके। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से मैं बता रही हूँ, समझिएगा कि क्या इन्फॉर्मेशन है। इन्फॉर्मेशन ये है कि आपके लिए, जैसे कि अभी जैसे जैसे एग्ज़ाम नियर बाय आ रहा है, तो मैंने बोला था आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने की ज़रूरत है, एमसीक्यूज़ करने की नीड है। ठीक है, तो अब हम जो क्लास लेते हैं डेली की, उसमें अभी हम हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं, राइट। तो इसी के साथ ही क्या किया जाएगा कि जो फिलर फॉर्म की वेबसाइट है ना, उसके ऊपर आपको डेली 5 क्वेश्चन मिलेंगे हमारे सब्जेक्ट के, कॉमर्स के। ठीक है, डेली 5 क्वेश्चन आप सभी को वो करना है। आपके लिए क्विज़ प्रोवाइड करवाई जा रही है, पेपर फर्स्ट की भी और पेपर सेकंड की भी। जो वेबसाइट रहेगी फिलर फॉर्म की www.ugcnet.com, उस पे। ठीक है, और आप ज़्यादा कुछ समझना चाहते हो तो इसके लिए आप व्हाट्सएप नंबर भी है यहाँ पे, वहाँ से भी आप कांटेक्ट करके समझ सकते हो। ठीक है, तो मैं बता दूँ होगा क्या, जैसे हम सभी कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, आप सभी जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, राइट, तो कॉमर्स के आपको डेली क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जाएंगे और साथ ही साथ पेपर फर्स्ट के भी क्वेश्चन वहाँ पे क्विजेस में प्रोवाइड कराए जाएंगे डेली, एक दिन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो जो क्वेश्चंस होंगे उसमें साथ में एक और थिंग कि हमारे पेपर में माइनस मार्किंग नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, बट उसमें हम क्या रख रहे हैं, माइनस मार्किंग भी रख रहे हैं। अब आप बोलोगे मैम माइनस मार्किंग क्यों रख रहे हो जब है ही नहीं, तो इसलिए ताकि आप हर एक क्वेश्चन को कॉन्सेंट्रेट के साथ पढ़ो। ऐसा होगा कि माइनस मार्किंग नहीं, तब तो ये रहेगा कि चलो नहीं भी आ रहा है क्वेश्चन तो आप टिक कर दो कि चलो सही होगा तो सही है वरना तो नहीं है, है ना।
बट जब माइनस मार्किंग रहेगी तो आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ोगे, फिर जो आपको एकदम इफ़ेक्टिव लगेगा उसको करने की ट्राई करोगे, ऐसे ही नहीं कि टप्पा मार दिया, है ना। तो इसलिए माइनस मार्किंग भी रखिए ताकि आपकी इफ़ेक्टिव स्टडी हो सके, इफ़ेक्टिव प्रैक्टिस हो सके, इसलिए, ठीक है ना। तो माइनस मार्किंग रहेगी और जो क्विज में सबसे टॉप पे रहेगा तो उसके लिए उसको फिर कुछ ना कुछ प्रोवाइड भी कराया जाएगा। वो सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से मैं आपको डिटेल में सर आपको दे देंगे, ठीक है ना। तो वही है कि क्विजेस होंगी और जो आंसर्स रहेंगे ना वो डेली हम फिर डिस्कस करेंगे वीडियो के जो हम लेक्चर रहेगा ना उसके अंदर, ठीक है। आई बात समझ में सभी को। तो जैसे ही डेट अनाउंस हो जाए कि क्विजेस आज से स्टार्ट होने वाली है तभी से आप सभी को प्रिपेयर रहना है और डेली जितने भी क्वेश्चन होंगे क्विज में आप सभी को सॉल्व करना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट डे मैं आप सभी को क्या करूँगी, किस तरीके से कौन सी क्वेश्चन का क्या आंसर रहा है वो मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दूँगी साथ में, क्योंकि कभी कभी डाउट होते हैं कि अरे इसका ये आंसर कैसे हो गया, तो वो हम साथ में क्या करेंगे, डिस्कस भी कर लेंगे हमारी क्लास के लास्ट में। आई होप क्लियर है। ये तरीका है ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने का विद थ्योरी के साथ। थ्योरी हम यहाँ पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिस आप वहाँ पे करो और कुल मिला के हमारी प्रिपरेशन को हम 200% कर देंगे। ओके, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ये महत्वपूर्ण अपडेट है जिसको आपको ध्यान में रखना है और बाकी जो टीयर एंड डियर्स हैं क्लासेस ले रहे हैं जिनके साथ आप शेयर करते हो उनको भी ज़रूर बता देना, ओके ना। चलिए अब बात करते हैं हमारे यूनिट नंबर 4 की। तो आज हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। आई होप सभी ने लास्ट क्लासेस ले ली होंगी। बेसिक से हम चल रहे हैं, आपने सारे कॉन्सेप्ट समझे होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल बिजनेस फाइनेंस में हम क्या पढ़ते हैं, 3 डिसीजंस लिए जाते हैं। कौन सा बोलो, एक आपका फाइनेंशियल डिसीजन, देन इन्वेस्टिंग डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो हमारे 3rd पॉइंट पे ही बेस है। बोलो क्या आज हम पढ़ने वाले हैं, डिविडेंड पॉलिसी डिसीजन, लाभांश नीति निर्णय। क्या होता है डिविडेंड, क्या होती है रिटेन्ड अर्निंग, किस तरीके से काम करती है एक फर्म डिविडेंड को लेके, पूरा का पूरा चैप्टर हम कौन सी थ्योरीज हैं इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ना उसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ डिविडेंड, होता क्या है डिविडेंड। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। सभी ध्यान दे के अभी समझेंगे, हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आइए बात करते हैं अगर एफएम की फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, ठीक है। उसमें जो फाइनेंशियल मैनेजर होता है ना, वित्त प्रबंधक होता है, वो 3 टाइप के डिसीजन के इर्द गिर्द पूरा का पूरा घूमता है, उसको निर्णय लेने पड़ते हैं। कौन सा बोलो, फाइनेंसिंग, कि किस तरीके से हम क्या करें, फंड को रेज करें कि ताकि हम उसको बिजनेस में लगा सके एज अ कैपिटल, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइनेंशियल डिसीजन में हम पढ़ते हैं कि किस तरीके से फंड को रेज किया जाए। उसके लिए हमने पढ़ लिए थे अंतर्राष्ट्रीय स्रोत और घरेलू स्रोत, डोमेस्टिक सोर्सेज और कौन से बोलो, इंटरनेशनल सोर्सेज। आई होप सभी को याद है, राइट। मुझे बताइएगा कमेंट में ज़रूर कौन कौन से होते हैं आपके इंटरनेशनल सोर्सेज, ठीक है। हमने सारे डिस्कस किए थे, राइट। फिर हम देखेंगे इन्वेस्टमेंट डिसीजन, विनियोग निर्णय। इसमें क्या होता है कि कौन सा प्रोजेक्ट लेना हमारे लिए सही है, कौन से प्रोजेक्ट में हमें विनियोग करना चाहिए, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे, एक तो होती है करंट असेट्स, कि करंट असेट्स में इन्वेस्ट जब करते हैं तो उसके लिए हम पढ़ते हैं वर्किंग कैपिटल डिसीजन, कार्यशील पूंजी प्रबंधन, कार्यशील पूंजी का निर्णय लिया जाता है, ठीक है, गणना की जाती है। और जो नॉन करंट असेट्स होती हैं यानी कि स्थिर संपत्तियाँ होती हैं, उसके लिए हम पढ़ते हैं कैपिटल बजटिंग डिसीजन को, पूंजी बजटिंग निर्णय को। क्लियर है। तो ये दोनों हो गए फाइनेंशियल और इन्वेस्टिंग। अब बात अगर करें हमारा जो 3rd है वो क्या है, डिविडेंड डिसीजन, लाभांश निर्णय, जिसमें क्या किया जाता है, देखिए जो भी फर्म को प्रॉफिट होता है ना, जब वो शेयर्स जो सिक्योरिटीज़ है इशू करता है उससे फिर उसको क्या मिलता है, एज अ प्रॉफिट मिलता है। जब एप्लीकेशन
की मनी दी जाती है, अलॉट किए जाते हैं। तो जो भी सिक्योरिटीज़ इशू करते हैं उनके बदले में उनको जो भी प्रॉफिट मिलता है तो उसका एप्रोप्रिएशन, उसका बंटवारा किस तरीके से, मतलब कैपिटल रेज कर ली एक कंपनी ने, उसको लगा दिया, विनियोग कर दिया। अब विनियोग करने से जो भी प्रॉफिट हुआ है उसका बंटवारा शेयर होल्डर्स में, डिवेंचर होल्डर्स में किस तरीके से करना है, एप्रोप्रिएशन, वो सभी निर्णय लिए जाते हैं किसमें, डिविडेंड डिसीजन में। अब जो शेयर होल्डर्स हैं उनको कितना डिविडेंड पे करना है, कितना लाभांश पे करना है, ये सारे डिसीजन, ये सारे निर्णय लिए जाते हैं किसमें, डिविडेंड डिसीजन में। ओके, देखिए एक फर्म को इन्वेस्ट करने पे जो भी आउटपुट मिलता है, जो भी क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है ना, उसको वो 2 भागों में कन्वर्ट कर सकते हैं। किसमें एक तो अपने जो शेयर होल्डर्स हैं उनको डिविडेंड पे करके, यानी डिविडेंड देके, और या फिर जो प्रॉफिट हुआ है उसको आगे नेक्स्ट टाइम इन्वेस्ट करने के लिए, नई सिक्योरिटीज़ इशू करने के लिए वो क्या रख लेते हैं, रिटेन्ड अर्निंग रख लेते हैं। हमने अच्छे से डिटेल में पढ़ा है कि रिटेन्ड अर्निंग क्या होती है। आई होप सभी को पता है जिन्होंने क्लासेस ले ली है। तो मुझे कमेंट में सभी के सभी बताएंगे कि रिटेन्ड अर्निंग क्या होती है। क्लियर है? तो जो एक फर्म होती है उसको जब प्रॉफिट होता है तो उसके पास ना 2 ऑप्शंस होती हैं कि या तो वो क्या कर सकती है, जो प्रॉफिट हुआ है उसके भागों को एप्रोप्रिएट कर सकती है, डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है किसमें, जो शेयर होल्डर्स है उनमें, एज अ डिविडेंड, लाभांश के तौर पर, या फिर अपने पास रिटेन करके रख सकती है उस प्रॉफिट को, अर्निंग को, किसके लिए, नेक्स्ट टाइम के लिए इशू करने के लिए सिक्योरिटीज़ को, ताकि क्या हो सके, वापस से वो इन्वेस्ट करें फिर और ज़्यादा प्रॉफिट कमाएं। तो ये 2 ऑप्शन एक फर्म के पास, एक कंपनी के पास अवेलेबल होते हैं जब उसे इन्वेस्टमेंट के माध्यम से क्या होता है, प्रॉफिट होता है तब। ठीक है, अब आगे अगर बात करें तो अभी हमने जैसे कि देखा कि डिविडेंड पॉलिसी में 2 ऑप्शंस आपके पास रहते हैं कि जो भी प्रॉफिट होता है ना एक फर्म को, उसको क्या किया जाता है, 2 अप्रोचेस होती हैं, या तो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है शेयर होल्डर्स में, या फिर किया जाता है, रिटेन किया जाता है, रखा जाता है आगे के लिए जो प्रॉफिट होता है उसको। यहाँ तक सभी को क्लियर है, अच्छे से समझ में आ गया है। चलिए अब आगे देखिए। जो डिविडेंड होता है ना, लाभांश होता है, उसकी 2 अप्रोचेस होती है। ठीक है, एक तो डिविडेंड रेलेवेंट अप्रोच, मतलब कि जिसमें डिविडेंड क्या होता है, रेलेवेंट होता है। रेलेवेंट का मतलब कि जुड़ा हुआ होता है, मतलब रेलेवेंट होता है। ठीक है, और एक डिविडेंड क्या होता है, इररेलेवेंट, जहाँ पे डिविडेंड पे ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता। ठीक है, अर्निंग पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, मतलब जिसमें डिविडेंड पे फोकस किया जाता है वो तो होता है डिविडेंड रेलेवेंट अप्रोच, और जिसमें डिविडेंड पे, लाभांश पे ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता उसको बोलते हैं इररेलेवेंट अप्रोच। ठीक है, तो अगर बात करें डिविडेंड रेलेवेंट अप्रोच की, तो उसमें क्या होता है कि अगर एक कंपनी क्या कर रही है, अपने प्रॉफिट को, जो उसे प्रॉफिट हो रहा है उसको एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट चाहे तो कर रही है, चाहे नहीं कर रही है। जो लाभांश है, प्रॉफिट में से जो लाभांश है उसको डिस्ट्रीब्यूट बांट रही है शेयर होल्डर्स में या नहीं बांट रही है, उसका क्या होगा, उसका इफ़ेक्ट पड़ेगा किस पे, जो फर्म की मार्केट वैल्यू है ना, उस पर प्रभाव पड़ेगा। मतलब अगर एक कंपनी अपने प्रॉफिट में से, अपने लाभों में से शेयर होल्डर्स को लाभांश का बंटवारा करती है चाहे नहीं करती हैं, तो उसका फ़र्क पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा किस पे, जो फर्म की मार्केट वैल्यू है ना उस पे प्रभाव पड़ेगा। ये अप्रोच होती है डिविडेंड की रेलेवेंट अप्रोच, जिसमें डिविडेंड देने या नहीं देने का प्रभाव फर्म की मार्केट वैल्यू पे, कंपनी की मार्केट वैल्यू पर पड़ेगा, कंपनी के बाजार मूल्य पर। क्लियर है? जबकि आपकी जो इररेलेवेंट अप्रोच है डिविडेंड की, लाभांश की, उसके अंदर क्या होता है, अगर एक कंपनी क्या कर रही है, कंपनी अगर जो अपने प्रॉफिट है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रही है या नहीं कर रही है, उसका फर्म की, कंपनी की मार्केट वैल्यू पर
कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ये बोलती है लाभांश की इररिलेवेंट अप्रोच। ठीक है, नाम से ही समझ में आ रहा है। रिलेवेंट, जो रिलेवेंट है उसमें क्या होगा, फ़र्क पड़ेगा अगर लाभांश बांट रही है या नहीं बांट रही है। इररिलेवेंट में क्या होगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो मैम अगर डिविडेंड का बंटवारा करने का प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, तो फिर फर्म पे प्रभाव किसका पड़ेगा? फर्म पे प्रभाव पड़ेगा अर्निंग का, कि एक फर्म जितनी ज़्यादा अर्निंग कर रही है उससे उसकी जो बाजार मूल्य है उस कंपनी का वो निर्धारित किया जाएगा, ना कि डिविडेंड पे करने या ना करने से। आई बात समझ में अच्छे से? ठीक है, दो अप्रोचेस हम लाभांश निर्णय में पढ़ने वाले हैं। कौन सी? एक तो रेलेवेंट और एक इररिलेवेंट। रेलेवेंट अप्रोच में क्या होगा, अगर एक फर्म अपने प्रॉफिट में से, लाभों में से लाभांश का बंटवारा करती है या नहीं करती है, उसका फर्क पड़ता है किस पे? कंपनी की मार्केट वैल्यू पे। उसे बोलेंगे डिविडेंड की रेलेवेंट अप्रोच। ठीक है, और इररिलेवेंट अप्रोच क्या बोलती है कि अगर एक फर्म क्या कर रही है, एक अगर कंपनी अपने लाभों में से बंटवारा करे चाहे ना करे, उसका फर्म की मार्केट वैल्यू पे, कंपनी के बाजार मूल्य पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो प्रभाव पड़ेगा किसका? जितना एक फर्म प्रॉफिट कमा रही है उसका प्रभाव पड़ेगा। तो ये दो अप्रोचेस आई होप सभी को क्लियर है, डिटेल में हमने समझ लिया है। अब बात करते हैं आगे। इन दो बेस पे ही, यही दो आधार है जिनके बेस पे क्या बनाई गई है, लाभांश की सिद्धांत बनाए गए हैं, डिविडेंड थ्योरीज बनाई गई हैं। तो आइए कौन कौन सी थ्योरीज हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। एक है आपकी डिविडेंड पॉलिसी, ठीक है, जिसमें डिविडेंड की इररिलेवेंस है और एक रेलेवेंस, दो बेसिस है मैंने बोले थे। ठीक है, अब रेलेवेंट क्या है आपको पता है, जिसमें अगर करेगी या नहीं करेगी उसका फ़र्क पड़ेगा, लाभांश को वितरित करेगी या नहीं करेगी। तो इस बेस पे क्या बनाई गई है, दो सिद्धांत बनाए गए हैं, दो थ्योरीज बनाई गई हैं। एक है आपकी वॉल्टर का मॉडल है, वॉल्टर ने ही ये दिया था, और एक है आपका गॉर्डन का मॉडल। ठीक है, ये दो अप्रोचेस हैं, वॉल्टर मॉडल और गॉर्डन मॉडल, जो इस बेस पे आधारित है कि आपका डिविडेंड पे करने या नहीं करने का बाजार मूल्य की, फर्म की बाजार मूल्य पे फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है। और दूसरा जो आपका मिलर एंड मोदिगिलियानी हाइपोथेसिस है, ये है आपकी लाभांश की इररिलेवेंट अप्रोच, इररिलेवेंट थ्योरी। ठीक है, जो कि बोलती है कि चाहे लाभांश आप बांटो चाहे ना बांटो, उसका फर्म की मार्केट वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फ़र्क पड़ेगा किसका? प्रॉफिट का। तो ये तीनों थ्योरीज हैं, तीनों सिद्धांत हैं। कौन कौन से? वॉल्टर मॉडल, गॉर्डन मॉडल और MM मॉडल। इन तीनों को हम डिविडेंड डिसीजन के अंदर पढ़ेंगे एकदम डिटेल में। ओके, तो ये यहाँ पे आपका माइंड मैप बन चुका है कि हमें पढ़ना क्या क्या है लाभांश निर्णय के अंदर। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या बात की कि व्हाट इज़ डिविडेंड होता क्या है, फिर डिविडेंड की दो अप्रोचेस होती हैं, एक होती है रेलेवेंट, एक होती है इररिलेवेंट। इररिलेवेंट में हम पढ़ेंगे MM मॉडल और रेलेवेंट में हम पढ़ेंगे वॉल्टर मॉडल और गॉर्डन मॉडल। ठीक है, इसके साथ ही कुछ और टर्म्स हैं जिनको मैं क्लेरिफाई कर देती हूँ, जिससे आपको क्या होगा, जब हम ये थ्योरीज पढ़ेंगे उसमें आपको इजीली सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो दो टर्म्स हैं आपकी, कौन कौन सी? एक है R, ठीक है, और एक है KE। ठीक है, KE तो आपको ऑलरेडी पता ही होगा क्या होती है, बताओ मुझे जल्दी से। जी बिल्कुल, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, यानी जो शेयर को इशू करने पे, समता अंशों को इशू करने पे जो लागत आएगी उसे हम बोलते हैं किसकी लागत? समता अंशों की लागत, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, KE। ठीक है, और एक है R। अब ये R क्या होता है? R वो रेट होती है जो कंपनी क्या करती है, अर्न करती है। यानी एक ABC प्राइवेट लिमिटेड है, इसने इतना % प्रॉफिट कमाया, तो जो वो परसेंटेज है ना उसको हम बोलते हैं R। क्लियर है? ठीक है, तो इन दोनों के बेस पे क्या हुई है, अलग अलग सिचुएशंस बनी हैं जो हमें देखनी है। तीन टाइप की सिचुएशन है। तो R तो क्या हुई, ऐसी रेट, ऐसी दर जितना क्या कमाती है एक कंपनी अर्न करती है, उसको हम बोलेंगे R। क्लियर है? और KE क्या होता है, जो एक कंपनी को लागत उठानी पड़ती है, कॉस्ट आती है किसको, सिक्योरिटीज़ को, शेयर्स को, इक्विटी शेयर्स को इशू करने पे, वो होती है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। क्लियर है दोनों टर्म्स, R एंड KE, राइट?
अब देखिए आर और के ई के बेस पे कुछ रूल समझ सकते हैं या कुछ टर्म्स हैं, कुछ टॉपिक हैं 3 टाइप के, वो देखते हैं हम। ठीक है, पहला क्या है कि जो आपकी आर होती है वो अगर क्या हो, किससे ज़्यादा हो, के ई से ज़्यादा हो। समझ गए, आर होता है प्रॉफिट की दर, के ई होती है लागत की दर। ठीक है, अब अगर आर ज़्यादा है के ई से तो मुझे आप खुद ही बताइए, अगर आर के ई से ज़्यादा होगी तो क्या होगा, एक फर्म को क्या होगा, प्रॉफिट होता है। मान लीजिए आपकी आर तो है 15%, ठीक है, और आपकी के ई है 10%। ठीक है, यानी 100 रुपये जब आप क्या कर रहे हो, लगा रहे हो, विनियोग कर रहे हो, उस पर आपको 15 रुपये तो क्या हो रही है, अर्निंग हो रही है, और 10 रुपये आपकी लागत आई है। तो बताओ इस सिचुएशन में फर्म क्या होगी, फर्म ग्रोथ की सिचुएशन में होगी। क्यों, क्योंकि उसकी जो अर्निंग हो रही है ना वो उसकी कॉस्ट से क्या है, ज़्यादा है। आ रही है बात समझ में। तो इस सिचुएशन में जब हम डिविडेंड को डिसाइड करेंगे कि लाभांश का हमें क्या निर्णय लेना चाहिए, तो इस सिचुएशन में देखिए, एक तो शेयर होल्डर्स है, ठीक है, जो क्या होती है, कंपनी के मालिक होते हैं, और एक होते हैं जो कंपनी को चलाते हैं, ठीक है, जो डायरेक्टर्स होते हैं। ठीक है, अब डायरेक्टर्स बोलेंगे कि अर्निंग हुई है पूरी कंपनी की कितनी, बोलो कितनी हुई है, 15%, मतलब अर्निंग ज़्यादा हुई है, कॉस्ट क्या आई है, कम आई है। तो इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, शेयर होल्डर बोलेंगे कि आप एक काम करो, सारी की सारी जो इनकम आई है ना उसको क्या कर लो, रिटेन करके रख लो। डीपी रेशियो आपका रहेगा 0। डीपी रेशियो क्या होता है कि जो डिविडेंड हम क्या करते हैं, देते हैं, बांटते हैं, उसकी जो दर आती है उसे हम बोलते हैं डिविडेंड पे आउट रेशियो। ठीक है, तो वो तो आप रखो 0, यानी आप बिल्कुल भी डिविडेंड मत दो, लाभांश मत दो। आप क्या करो, सारी की सारी जो आपकी अर्निंग हुई है उसको रिटेन करके रख लो। उससे क्या होगा, आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। क्यों, अगर आप क्या करोगे, शेयर होल्डर्स में डिविडेंड दोगे, ठीक है, तो उससे आप सिर्फ कमा पाओगे कितना, जितना आपकी बाजार मूल्य बढ़ेगा उतना। ठीक है, और वही आप अगर क्या करोगे, अपने पास वो जो अर्निंग है उसको रखोगे और वापस से उसको विनियोग करोगे, तो जो आप कमा पाओगे वो उसका परसेंटेज क्या होगा, जितना आप डिविडेंड पे करके अपनी मार्केट वैल्यू बढ़ाओगे उससे ज़्यादा होगा। तो इस सिचुएशन में कब, जब आपकी आर क्या होती है, के ई से ज़्यादा होती है, तब आपको क्या करना होता है, ये सजेस्ट किया जाता है कि डिविडेंड तो 0% रखो, यानी डिविडेंड तो दो ही मत, सारी की सारी जो प्रॉफिट है उसको क्या कर लो, रिटेन कर लो, अपने पास रख लो। नेक्स्ट टाइम में क्या करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए, सिक्योरिटीज़ को इशू करने के लिए, ताकि क्या हो सके, आप डबल या फिर उससे ज़्यादा जो आपने पिछली बार प्रॉफिट कमाया है उससे ज़्यादा और ज़्यादा आप क्या कमा पाओ, प्रॉफिट कमा पाओ। क्योंकि प्रॉफिट आपका हो रहा है तो इससे आपकी मार्केट वैल्यू पे चाहे आप डिविडेंड दो या ना दो उसका उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, इसलिए आई बात समझ में। जब फर्स्ट सिचुएशन में है, जब आपकी आर क्या होती है, के ई से ज़्यादा होती है, तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना होता है कि डिविडेंड 0% होता है, डिविडेंड नहीं देते हैं, सारी के सारे प्रॉफिट को रिटेन करके रख लेते हैं। क्लियर है फर्स्ट। अब बात करते हैं सेकंड क्या है, जब आपकी आर के ई से कम होती है, मतलब आपकी जो लागत है ना वो ज़्यादा है, किससे, जितना एक फर्म को प्रॉफिट हुआ है, रेट है प्रॉफिट की, उससे ज़्यादा क्या है, आपकी क्या है, लागत है। यानी कि 15% आपका क्या प्रॉफिट है और लागत कितनी है, 20% है, के ई क्या है, 20% है। उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, उस सिचुएशन में आपके पास इतना प्रॉफिट ज़्यादा है ही नहीं कि आप उसको रिटेन करके वापस इन्वेस्ट करके ज़्यादा प्रॉफिट कमा सको, तो रिटेन तो बिल्कुल करना ही नहीं चाहिए। 0% रिटेंशन रेशियो होना चाहिए, मतलब आपको रिटेन तो करके नहीं रखना चाहिए। इवन जो भी प्रॉफिट हुआ है ना उसको क्या कर दो, आप फिर से शेयर होल्डर में क्या कर दो, डीपी रेशियो को आप रखो 100%, सबका सब डिविडेंड के रूप में बांट दो। ये मान के चलती है जब क्या, आर आपका के ई से कम होता है उस सिचुएशन में। आई बात समझ में। देखने में ऐसे लगता है कि उल्टा होना चाहिए कि अगर प्रॉफिट ज़्यादा है तो डिविडेंड बांटना चाहिए, पर ध्यान में रखना जब प्रॉफिट कम होता है तब डिविडेंड बांटना चाहिए। ठीक है, अगर के ई ज़्यादा हो रही है ना और आर कम है तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, 100% आपको क्या रखना है,
डिविडेंड पे आउट रेशियो रखना है और 0% आपको रिटेंशन रेशियो रखना है। क्लियर है? फर्स्ट हो गई आर जब के ई से ज़्यादा होता है, सेकंड हो गई आर जब के ई से कम होता है, थर्ड हो गई जब आर और के ई क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे मान लीजिए 15-15% है, तो उस सिचुएशन में क्या होता है, इन डिफरेंट सिचुएशन होती है, आपके ऊपर डिपेंड करता है, चाहे आप डिविडेंड दो चाहे आप रिटेन में रखो, वो आपकी फर्म के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो कुल मिला के हमने बात की है किनकी, तीन जो अप्रोचेस होती हैं किसके अंदर जब हम डिविडेंड डिसीजन लेते हैं उसमें। पहले दो अप्रोचेस हैं, कौन सी, रेलेवेंट और इरेलेवेंट। ठीक है, उसके बेसिस पे दो टर्म्स हैं, एक आर और के ई। उन बेसिस पे हमने तीन शर्तों को देखा है। कब कब, एक तो जब आर क्या है, के ई से ज़्यादा है, दूसरा क्या है, आर के ई से कम है। अगर आर के ई से ज़्यादा है तो उसमें क्या करेंगे, हम 0% रखेंगे डिविडेंड और 100% रखेंगे रिटेन। और अगर आर के ई से कम है उसमें क्या रखेंगे हम, 0% रिटेन और 100% डिविडेंड। ठीक है, और आर और के ई अगर इक्वल है तब क्या करेंगे, तब एक फर्म अपने अकॉर्डिंग डिसीजन ले सकती है कि उसको रिटेन कितना करना है और उसको डिविडेंड कितना देना है। आई होप ये तीनों टर्म्स सभी को अच्छे से क्लियर हो गई है। ठीक है, अब देखिए तीन सिचुएशन थी ना, तो जब अगर क्या होता है आर के ई से ज़्यादा होती हैं उस सिचुएशन को बोलते हैं कि एक फर्म क्या है, ग्रोथ फर्म है, यानी उसका विकास हो रहा है फर्म का। क्यों, क्योंकि उसकी आर की रेट क्या हो रही है, बढ़ रही है, के ई से ज़्यादा है। ठीक है, तो कभी कभी ना डायरेक्ट क्वेश्चन भी आए हुए हैं PYQs में। चलो अब तो इतना इजी नहीं देंगे, लेवल बढ़ रहा है, बट पहले आपको तीन सिचुएशन देते थे, व्हेन आर इज़ मोर देन के, आर इज़ लेस देन के ई, देन व्हाट विल बी सिचुएशन, क्या सिचुएशन रहेगी, ऐसा करके आपको क्वेश्चन पूछा करते थे। ठीक है ना, तो इन तीनों को अच्छे से ध्यान में रखना है। ये मेन टॉपिक है किसका, डिविडेंड का ही, आर और के ई। जब आर ज़्यादा होता है के ई से, आर कम होता है के ई से। अब देखिए जब आर कम होता है ना के ई से, उसको बोलते हैं डिक्लाइनिंग फर्म की। एक फर्म क्या हो रही है, डिक्लाइन स्टेज पे जा रही है। क्यों, क्योंकि उसकी आर क्या हो रही है, के ई से कम हो रही है। ठीक है, मैं बार बार शॉर्ट में बोल रही हूँ आर के ई, क्योंकि हमने पहले ही क्या समझ लिया था, इन दोनों का मीनिंग समझ लिया था कि आर क्या होती है और के ई क्या होती है। क्लियर है यहाँ तक सभी को? तो आज हमारी जो 57 नंबर क्लास है उसमें हमने क्या सीखा है कि व्हाट इज़ डिविडेंड, डिविडेंड होता क्या है और कितना पोर्शन हमें रिटेन करके रखना चाहिए, कितना पोर्शन हमें क्या करके रखना चाहिए, डिविडेंड के थ्रू एप्रोप्रिएट करना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, बांटना चाहिए फर्म के प्रॉफिट को, वो हमने डिस्कस किया है। फिर हमने बात की है कि दो अप्रोचेस होती हैं, एक तो रेलेवेंट अप्रोच और एक इररिलेवेंट अप्रोच। रेलेवेंट अप्रोच में क्या होता है कि फर्म अगर बंटवारा डिविडेंड का करती है या नहीं करती है, उसका फर्म की मार्केट वैल्यू पे फ़र्क पड़ता है, जिसमें हम पढ़ेंगे दो थ्योरीज, रेलेवेंट अप्रोच और जिसमें पढ़ेंगे दो थ्योरीज, कौन कौन सी बोलो, वॉल्टर मॉडल और गॉर्डन मॉडल। ठीक है, और फिर दूसरी इररिलेवेंट अप्रोच जिसमें एक फर्म डिविडेंड का बंटवारा करे या ना करे उसका कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, किस पे, फर्म की मार्केट वैल्यू पे। फ़र्क किसका पड़ेगा, प्रॉफिट का, कि कितना एक फर्म, एक कंपनी क्या कमा रही है, प्रॉफिट, उसका फ़र्क पड़ेगा एक फर्म की, कंपनी की मार्केट वैल्यू पे। क्लियर है यहाँ तक? तो उसमें हम पढ़ेंगे कौन सी अप्रोच, कौन सा मॉडल, MM मॉडल। ठीक है, फिर हमने दो टर्म देखी, एक होता है अपना आर, एक होता है के ई। आर बोलते हैं एक फर्म जो प्रॉफिट कमाती है उसको, और के ई होता है जो लागत उठानी पड़ती है सिक्योरिटीज़ इशू करने पे उसको। तो अगर तीन हमने फिर बातें देखी, इसमें तीन शर्तें, आर अगर के ई से ज़्यादा होती है तब 100% रिटेनिंग करनी चाहिए, 0% डिविडेंड बंटवारा करना चाहिए। अगर आर के ई से कम होती है तो 100% डिविडेंड देना चाहिए और 0% रिटेनिंग करनी चाहिए। और अगर आर और के ई इक्वल होते हैं तो क्या करना चाहिए, वो इनडिफरेंट होता है, आप अपने अकॉर्डिंग एक फर्म डिसाइड कर सकती हैं। तो ये तीनों बातें हमने देखी थी। और अगर आर के ई से ज़्यादा होता है तो ग्रोथ की सिचुएशन होती है, एक फर्म ग्रोथ में होती है, विकास दर पे होती है, और अगर आर के ई से कम होती है तो एक फर्म डिक्लाइनिंग स्टेज पे होती है। आज की क्लास में हम इन टॉपिक्स के बारे में हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है। अब कल की क्लास में हम पढ़ेंगे जो डिविडेंड की तीनों थ्योरीज है ना, वॉल्टर मॉडल, गॉर्डन मॉडल और MM मॉडल, इनके बारे में हम इनके फॉर्मूलाज को देखेंगे, इनमें क्या क्या होता है। मेनली तो आर और के ई पे ही बेस हैं। ठीक है, तो इन तीनों को हम अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे और कल या परसों तक की क्लास में ये चैप्टर भी आपका क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। ओके, कुछ फॉर्मूलाज है जो आपको याद करने पड़ेंगे।
क्योंकि एग्ज़ाम में उनके भी आने के चांसेस होते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कर देना। लाइक मैंने बोला था जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं, अब मैं देख रही हूँ 200 स्टूडेंट्स क्लास ले रहे हैं, लाइक आए हैं 50। ये क्या है? ये गलत बात है ना। जितने स्टूडेंट्स अपीयर हो रहे हैं मुझे सबकी अपीयरेंस चाहिए है। आई ना बात समझ में? तो सभी को क्या करना है, अपनी अटेंडेंस लगानी है लाइक के माध्यम से, राइट। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, जो आपके साथ हैं पढ़ने वाले हैं, ठीक है, सभी को शेयर करना है। और क्या करना है, कमेंट में बताना है कैसी वीडियो लगती है, कैसा लेक्चर लगता है, कैसे टॉपिक समझ में आता है। कुछ स्टूडेंट्स ने कमेंट किया है, जैसे आरती जी हैं, श्वेता जी हैं, जो कंटिन्यू क्लासेस लेती हैं, तो वही। और गूगल मीट भी होता है, तो उसमें भी आपको क्या करना है, ज्वाइन होना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कशन हो सके उसके माध्यम से, और भी ज़्यादा क्लियरेंस हो एग्ज़ाम को लेके, ठीक है ना। और जो आज नया अपडेट दिया है मैंने, उसको भी ध्यान में रखना है आपको। क्विज़ स्टार्ट होने वाली है। जो वेबसाइट है UGC नेट फिलर फॉर्म की, www.ugcnet.com पे, वहाँ से तो सभी को क्विजेस क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं। और जो सबसे ज़्यादा स्कोर्स करेंगे उनको कॉइन्स मिलेंगे। पूरा वो पोर्टल बना हुआ है वहीं पे, और उसके अकॉर्डिंग फिर क्या होगा, जो भी टॉप लिस्ट में रहेगा उसके लिए फिर कुछ क्या किया जाएगा, रिवॉर्ड रखा जाएगा। ओके ना। तो इस तरीके से क्या होगा, मोटिवेशन मिलेगा स्टूडेंट्स को अटैम्प्ट करने के लिए क्वेश्चन को, साथ में माइनस मार्किंग भी इसमें हम रख के चल रहे हैं, है ना। मैंने पहले ही आपको बता दिया है। तो सभी स्टूडेंट्स अच्छे से इसके लिए भी प्रिपेयर रहेगा। ओके ना। और साथ ही साथ जो भी क्लासेस होती हैं उनके नोट्स भी आपको प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं वेबसाइट पे ही, तो वहाँ से जाके आप डेली कलेक्ट कर लिया करो जब क्लासेस होती हैं उसके अकॉर्डिंग ही। ओके ना। तो अपनी कंसिस्टेंसी के साथ प्रिपरेशन कीजिए, अच्छे से अच्छे, ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस को कवर अप कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। ओके, कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, कीप प्रिपेयरिंग, बाय, टेक केयर।